हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स बाय शिव किशोर में। तो हमने पिछली वीडियो में मूल्य वृद्धि विधि करी थी लेकिन इस बार हम कर रहे हैं आय विधि। आय विधि करने वाले हैं हम, उसको न्यूमेरिकल्स करेंगे क्योंकि हमने थ्योरी समझ ली इसकी सारी और हम इसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़रूरी भी हैं और बहुत से काम भी आएंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले आय विधि के दूसरे नाम भी हैं। इसे बोलते हैं विपरीत हिस्सा विधि बोलते हैं और साधन भुगतान विधि भी बोलते हैं आय विधि को। ये 3 नाम है, इसके ध्यान रखना। कभी एग्जाम में आपके आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, मैंने हेडिंग साफ साफ लिख दी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आय विधि के सूत्र के बारे में, ठीक है। देखिए, जो हमारा आय विधि के निकालने का फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा होता है। हमें एग्जाम में कुछ भी दिया होता है तो वो हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले उसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, NDP एट FC निकालना होता है, ठीक है। NDP एट FC, ठीक है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, इसी के बाद हम आय विधि को पूरा कंप्लीट कर पाते हैं। पहला होता है इसमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास परिचालन अधिशेष। तीसरा होता है हमारे पास स्वनियोजित की मिश्रित आय, ठीक है। ये हमारे पास क्या 3 चीज़ें होती हैं निकालने के लिए। इन तीनों को जब ऐड करते हैं तो हमारा NDP एट FC निकल कर आ जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। लेकिन क्या है, कभी कभार मदों के अंदर ये डायरेक्ट नहीं दिया होता। इन तीनों के अलग अलग नाम भी दिए होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले की। सबसे पहला है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। फर्स्ट की बात करते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ठीक है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इसमें हम बात करें इसको तो इसमें आते हैं कुछ चीज़ें। देखिए कौन कौन चीज़ें आती है। सबसे पहला आता है मजदूरी तथा वेतन, ठीक है। दूसरा हम ऐड कर देते हैं इसमें B, इसको बोलते हैं किस्म के रूप में भुगतान, ठीक है। तीसरा होता है C हमारे पास सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान, ठीक है। ये हो गया, योगदान हो गया। और चौथा है हमारे पास D, इसे बोलते हैं सेवा निर्वित पेंशन, ठीक है। ये मैं आपको मैंने इसे 4 लिखवाए हैं। ये मोस्टली क्या है, यही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली यही पूछे जाते हैं। और इसके अलावा कुछ एक आध या 2-3 क्वेश्चन ऐसे इसमें अलग अलग नाम से पूछे भी जाते हैं। इसके अलावा मैं और नाम देता हूँ, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा हाईलाइट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इम्पोर्टेंट है। जो मैं लिखवाने वाला हूँ अलग से, वो इसके अंदर ही शामिल होते हैं, लेकिन क्या है वो अलग से पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने प्लस कर दिया यहाँ पे, ई आता है इसके बाद,
ठीक है, ई आ गया। तो ये अगला नाम होता है, इसे बोलते हैं, देखिए नाम चेंज हो जाता है, मूल वेतन, ये नाम भी आ जाता है, या मजदूरी। ठीक है, प्लस कर देंगे, ई एफ आएगा, फिर उसके बाद आता है महंगाई, महंगाई भत्ता। ठीक है, अब ये महंगाई भत्ता क्या होता है, भत्ता का हम इस बात करें अलाउंस बोलते हैं इसे। ठीक है, अलाउंस। और ये जी इसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, और इसको हम इस अलाउंस को बोलते हैं भत्ता। ठीक है, ये लिख देता हूँ GH। H आएगा हमारे पास हेल्पर भत्ता, इसे बोलते हैं अलाउंस। और उसके बाद आता है ये आएगा सर्वेंट अलाउंस, अलाउंस को बोलते हैं हम भत्ता। ठीक है, ये हमारे पास कुछ नाम थे, अभी और भी हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूछे जाते हैं मोस्टली, मैंने साथ लिखवाए इसलिए क्योंकि इनका भी काम हो जाता है, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, 4 ये याद करने वाली चीज़ें हैं, बाकी लिखने वाली चीज़ें। देखिए अगला क्या है हमारे पास, HIJ है, इसको बोलते हैं हम यात्रा भत्ता। ठीक है, यात्रा भत्ता। और अगला है हमारे पास कि उसे बोलते हैं भर्ती भत्ता। ठीक है, वर्दी भत्ता हो गया। और अगला नाम आता है मालिकों द्वारा भविष्य विधि में अंशदान। ठीक है, ये हो गया। एम आता है हमारे पास मजदूरी नगद में। ठीक है, एन आता है हमारे पास मजदूरी किस्मों में। ओ आता है हमारे पास मालिकों द्वारा भविष्य में रिटायरमेंट, ये डबल आर लिख दिया मैंने यहाँ पर, रिटायरमेंट पेंशन में अंशदान या योगदान। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है, ये गिनती के। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया यहाँ पर। यहीं पर हमारा जो खेला था वही था कि मजदूरी तथा वेतन के अंदर ये 4 चीज़ें पूछी जाती, ये वाली ये 4 चीज़ें पूछी जाएंगी। लेकिन अगर ये पूछी ना जाए डायरेक्ट
तो इनके अलावा इनको हटा के ये भी चीज़ पूछी जाती है। कभी बार इनको साथ साथ ये भी चीज़ पूछी जाती है, इनको भी ऐड करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये हो गया हमारे पास। अब हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये होता क्या है एक्चुअल में। ये चार चीज़ें 1 2 3 4, इसको तो हम ऐसे डिजिट लिखेंगे। इसके बारे में तो हमारे पास ये सिंपल सा है कि कुछ जैसे कि यात्रा भत्ता, ये साथ साथ शामिल रहता है इसके अंदर। लेकिन अगर हम इसकी बात करें इस वाले की, किस्म के रूप में भुगतान, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान, सेवानिवृत्ति पेंशन, ये होता क्या है एक्चुअल में, इसके मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं, इसको अंडरलाइन करके, ए वाले की बात करते हैं। ए नहीं, बी वाले की। ठीक है, वह तार हट गया, तार 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 तार। देखिए मैंने जो चार्ट बनाया था इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। देखिए हम बात करते हैं किस्म के रूप में भुगतान की। देखिए किस्म के रूप में भुगतान, इसको मैं करता हूँ हाईलाइट। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या होता है। अगर जैसे बात करें, जैसे ये समझाने के लिए मैंने वेब लिख दिया है। पहला पॉइंट आता है, देखिए सैलरी। सैलरी को छोड़ कर एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट से बोलते हैं हम लाभ। एक्स्ट्रा बेनिफिट पेड कर रही है कंपनी, किसको, एम्प्लॉई को, जिसको बोलते हैं हम, जिसे हम कर्मचारी कहते हैं। ये है, ठीक है, समझ में आया आपको कि जब क्या है किस्म के रूप में भुगतान क्या होता है कि वह भुगतान जो कंपनी हमें पेड कर रही है सैलरी को हटा के। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, पहला है HRA और RFA। ये होता क्या है, पहले मैं समझाता हूँ आपको। पहला वाला HRA, इसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में, फुल फॉर्म में, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए परिभाषा, मतलब ठीक है, मतलब जान लेते हैं कि कंपनी आपको रहने के लिए
घर का किराया देती है। सैलरी को हटा कर, सैलरी को हटा करके घर का किराया देती है, जहाँ कर्मचारी कंपनी के लिए काम कर रहा हो। या आपको समझ में आया कि हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है कि कंपनी क्या सैलरी को हटाकर ही कंपनी आपको रहने के लिए घर का किराया देती है, ठीक है, एक्स्ट्रा दे रही है कि आपको काम के लिए बुला लिया। अब जैसे आपने देखा होगा कि कई बार किसी को पुणे बुला लिया जाता है, दिल्ली में रह रहा होता है, क्या वहाँ पर क्या है आपको एक घर मिलता है, कंपनी से खाना पीना फ्री मिलता है, उसे बोलते हैं अलाउंस, ठीक है। ये पहला हुआ हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ये क्या है कंपनी देती है, ये सब किसी के रूप में भुगतान के अंदर आता है। अगर ये ऐसा आपको मिल जाता है हाउस रेंट अलाउंस, तो या HRA आ जाता है या पूरी कंपनी घर का भत्ता आ जाता है, तो फिर आपको उसके अंदर क्या है ऐड कर देना है और कुछ नहीं करना है, किस्म के रूप में भुगतान, ठीक है। ये समझ में आया इसका मतलब क्या होता है, ये समझाने के लिए मैंने किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं RFA की, ठीक है, और इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए अगला है हमारे पास RFA। इसकी फुल फॉर्म होती है रेंट फ्री अलाउंस, ठीक है, रेंट फ्री अलाउंस। पीछे क्या है कुछ लिखा नहीं लिखा, ठीक है, रेंट फ्री। अब इसका मतलब जान लेते हैं। देखिए मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है यानी इसमें कर्मचारी को कंपनी रहने के लिए खुद एक घर प्रदान करती है, ठीक है। यानी इसमें क्या है, उसमें तो सिर्फ रेंट का किराया जाए जहाँ मर्जी रहो, लेकिन इसमें क्या आप खुद एक प्लॉट कंपनी या फ्लैट वगैरह दे देती है इसके अंदर, उससे बोलते हैं रेंट फ्री अलाउंस, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा ख़त्म हो गया। अगर हम बात करते हैं अगले वाले टॉपिक की, तो उसमें आता है, इसके अंदर देखते हैं, ये देखिए इसके अंदर है दूसरा है सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसको करते हैं अंडरलाइन। इतना समझ में आ गया। ये है C, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान। अब देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे अगर बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या है, 2 ही 3 चीज़ें आती हैं। जैसे PF, आपको ये पता होगा PF होता क्या है, ठीक है। इसमें PF 2 तरह से होते हैं PF, ठीक है। इसे प्रोविडेंट फंड कहते हैं। इसमें क्या है, कंपनी की तरफ से आपको क्या है कुछ हिस्सा मिलता है। देखिए इसमें 2 तरह के होते हैं। पहला होता है
पहला होता है एम्प्लॉय का, ठीक है। दूसरा होता है एम्प्लॉयर का, ठीक है। तो हम इस वाले को नहीं लेते, यह नहीं लिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आता है ना, तो प्रोविडेंट फंड समाज सुरक्षा में मालिकों का योगदान अगर ये डायरेक्ट ना दिया हो तो आपको पीएफ दिया होगा, ठीक है। और ये क्या एम्प्लॉयर था, यानी कि एक मालिक या नियोजित द्वारा आपको क्या है कुछ हिस्सा दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं मालिकों का योगदान दिया जाता है। लेकिन एम्प्लॉय द्वारा दिया जा रहा है तो वो तो अलग चीज़ है, वो नहीं ऐड कराता, वो तो माना नहीं जाता उसके अंदर। तो ये क्वेश्चन में आता है, और ये क्वेश्चन में आया भी है, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। और इस वाले को हम बात करें, इस वाले को, इसमें देखिए कर्मचारियों के पारिश्रमिक में हम इसको जोड़ेंगे, ना कि एम्प्लॉय वालों को, ठीक है। इस वाले को नहीं जोड़ेंगे, इस वाले को जोड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय वाले को नहीं जोड़ेंगे, सिंपल सी बात है। यानी सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारियों का योगदान नहीं लेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें सामाजिक सुरक्षा में, सामाजिक सुरक्षा क्या होती है कि कोई सेफ्टी पिना हेलमेट खरीदना हो, या फिर कोई गाड़ी खरीदनी हो, कि ट्रक से सीट बेल्ट खरीदनी हो, ठीक है। ये सारी की सुरक्षा चीज़ें रिलेटेड होती हैं सामाजिक सुरक्षा में। और क्या है, सड़क बनवानी हो तो उसमें क्या कर्मचारी को जो योगदान होता है ना, उसे हम कर्मचारी पारिश्रमिक होते हैं, सामाजिक सुरक्षा की मालिकों में योगदान में शामिल नहीं करते। उसमें क्या वो कर्मचारी कर रहे हैं, तो जिसके मालिक का योगदान हो रहा हो वो करा जाएगा। अगर मालिक खुद दे रहा है पैसे की सामाजिक सुरक्षा में, चैरिटी होगी, फलाना निकाना हो गया, तो उसको हम ऐड जरूर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये समझा दिया मैंने। अब हम बात करते हैं तीसरा वाला, डी, जिसे डी बोलते हैं, इसे बोलते हैं देखिए, उसे बोलते हैं सेवा निर्वित पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा हाईलाइट। सेवानिवृत्त पेंशन हो गई। देखिए इसका मतलब जान लेते हैं। इसमें वृद्धा अवस्था पेंशन को नहीं लेते हैं, जो कि बूढ़े लोगों को मिलती है, ठीक है। इसमें उन
लोगों की सेवा, निर्मित पेंशन को शामिल किया जाता है, जो अपनी पूरी जिंदगी सर्विस में दे देता है। यह उसका इनाम है। उदाहरण के लिए सरकारी कर्मचारी ठीक है, जैसे फौजी हो गया, ठीक है, एमसीडी विभाग का व्यक्ति आदि। ठीक है, अब ये क्या है, चार चीज़ें हो गई। इन चारों के बारे में मैंने बता दिया से क्या क्या होता है, क्या शामिल किया जाता है, क्या शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, हम बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की। ये तो हो गए कर्मचारी पर्सनल, चार इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कुछ चीज़ें और। जैसे अगर हम बात करें, अगला आता है, ये देखिए, अगला आता है परिचालन अधिशेष। अब ये परिचालन अधिशेष होता क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं परिचालन अधिशेष की। अगला इसमें क्या कर रखा हमने, स्टार बना रखा है क्या, दूसरा है परिचालन अधिशेष। ठीक है, इसको हम करते हैं ब्रैकेट बंद। ठीक है, और पीछे था, हाँ कुछ नहीं कर रखा। परिचालन अधिशेष के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ आती है। पहला आता है लगान। ठीक है, प्लस कर देते हैं बी किराया। ठीक है, प्लस कर देते हैं सी ब्याज, प्लस कर देते हैं डी रॉयल्टी, प्लस कर देते हैं ई लाभांश। ठीक है, प्लस कर देते हैं एफ लाभ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक पॉइंट, और दूसरा है हमारा पॉइंट ये। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा ही चीज़ें लिखा हुआ है। देखो, ये लिखा है हमारा कुछ, यदि लाभ दे रखा हो तो हम लाभांश को नहीं लेंगे, क्योंकि यह दोनों एक
ही है, एक ही है, तथा लाभ के साथ लाभांश लेने से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसको मैं करता हूँ थोड़ा हाईलाइट यहाँ पे। ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो ये क्या, दोनों के बारे में एक शॉर्ट नोटिस है कि भाई साहब कहाँ पर हमें लाभांश को लेना है और कहाँ पर हमें लाभ को लेना है, ठीक है। अगर लाभ दे रहा हो तो लाभांश नहीं लेंगे, लाभांश दे रहा हो तो लाभ नहीं लेंगे। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन के अंदर हमें एक आ जाता है पॉइंट कि दोनों को लेने में हमें मिलता है एक आंसर, लेकिन अगर किसी एक को छोड़ते तो आंसर नहीं मिलता है। क्योंकि क्या है, देखिए इसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इस सिर्फ लाभांश के बारे में, लाभ के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक टॉपिक है, देख। अब ये क्या कहता है, अगर लाभ ही सीधा सीधा ना दे रखा हो, अगर सीधा सीधा ना दे रखा हो तो, अगर ये सीधा सीधा ना दे रखा हो तो हमें क्या दे रखा होगा, उसके भी नाम पूछ लेते हैं। सबसे पहला आता है निगम बचत। अगर ये ना दे रखा हो तो इसकी मद दे रखी होंगी इस तरह से, ठीक है। फिर क्या है, या दे रखा हो बी आ वितरित लाभ, ठीक है। या दे रखा हो सी प्रतिधारित लाभ। ये कॉमन है कि आपको ये दे रखा होगा, ठीक है। क्या है, कभी कभार ये दे रखा होगा ये वाला चीजें, अगर नहीं तो आपको तीनों चीजें दे देंगी और तीनों को आप ऐड करके चेक कर लेना, उसमें आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। या अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ और मदे भी होती हैं, जिसे बोलते हैं ए दे रखा होता है निगम कर, और दूसरा दे रखा होता है या बी निगम लाभ कर। कभी बार ये दे रखा होता है। अगर इनमें से कुछ भी आपको नज़र आता है, अगर ये तीन चीज़ नज़र आती है, तीनों को ऐड कर देना, ठीक है। अलग अलग अमाउंट की होती है, एक जैसे अमाउंट की होती है, ऐड कर देनी, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर ये दो चीज़ें दे रखी होंगी, तो इन दोनों को आप देख लेना आराम से। इन पांचों नाम को दे रखा होगा लाभ के, ये लाभ के पांचों नाम है, ठीक है। इस वाले के ये पांचों नाम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये सारे क्या है, 1 2 3 4 5 पांचों नाम है, और ये क्या, कब हमें लाभांश को लेना है, कब लाभ को नहीं लेना है, ये बता रखा है इसके अंदर, ठीक है। अगर सीधा सीधा ना दे रखा हो लाभ तो ये 5 चीज़ें रखी, 5 में से एक आएगी या फिर 2 या 3 आ जाएगी, तीनों को ऐड कर देना है, आपका सोल्यूशन बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की। ये थर्ड वाला पॉइंट है, जिसे हम बात करते हैं। देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। हाँ, कुछ नहीं करता। सबसे आसान है ये वाला, तीसरा। देखिए, इसे बोलते हैं स्वनियोजित को बोलते हैं मालिक। स्वनियोजित की मिश्रित आय, या इसे हम बोलते हैं सिंपल सी भाषा में मिश्रित आय, ठीक है। ये तो ऐसे होगा ब्रैकेट,
और फिर उसके बाद हम कर देंगे इसको भी ब्रैकेट बंद, और हम इसको कर दे ऊपर वाले को डार्क, ताकि गड़बड़ी ना हो कि हम क्या कर रहे हैं। इसमें देखो आपको सिर्फ सिंपल सा है, नोट्स बनाता हूँ आपको मैं, और ये यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। देखिए आपको मजाक लगेगा, सीधे सीधे दे रखा होगा, अगर नाम नहीं दिया तो हम इसे शून्य, इसे हम बोलते हैं जीरो मान लेंगे। इसके कोई नाम नहीं है अलग अलग प्रकार के, क्या है क्या नहीं है, ये सिंपल सा है। क्या है, इसको ऐसे ही नाम से दिया होगा या मिश्रित दी होगी, इन दो नाम से दिए होंगे हेडिंग वाले, ठीक है। अगर नहीं दे रखा हो तो ज़्यादा माथा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर सिर्फ जीरो पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अभी पेज पढ़ते हैं। देखिए मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करूँगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें आपने नोट कर रखी होगी, पता होगा, आप चार्ट बना के सामने बैठे होंगे क्वेश्चन लेके तो ही कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारे पास NFIA, इसके बारे में क्या है, ठीक है। NFIA का सूत्र, ये मैंने मूल्य वृद्धि विधि में बता रखा था, वही सेम है, ठीक है। दूसरा है आता है हमारे पास NIT का सूत्र, ठीक है, ये मैं मान चल रहा हूँ कि आपने कर लेंगे। और तीसरा आता है डैप के अलग नाम, अलग अलग नाम, ये मान के चल रहा हूँ कि आपने कर लिए होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें सिर्फ यहाँ पर कुछ टॉपिक की, तो मैं इतना ही करता हूँ इसको, बस ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये कर रखी है, ठीक है। तो आपने चार्ट बना रखी है। अब मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ लेता हूँ। देखिए ये मैंने पिछली वीडियो में लिखाया था, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट, इसे ध्यान रखना है, इसे नोट करके रखना है। तो क्या आएगा, प्लस का डेप्रिसिएशन, फिर आएगा नेट, और ग्रॉस बाद में आ जाए तो माइनस का आएगा डेप, ठीक है। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में कर देता हूँ यहाँ पर, G इज इक्वल टू N प्लस डेप, और N इज इक्वल टू G माइनस डेप। दूसरे की बात करें हम, उसे बोलते हैं डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल, नेशनल तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का NFIA, ठीक है। और बाद में आ जाए, अगर नेशनल पहले आ जाए और बाद में आ जाए डोमेस्टिक, तो प्लस का आएगा NFIA, इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में भी। देखिए अगर यहाँ पर आ रहा है डोमेस्टिक पहले आ रहा है और बाद में आ रहा है नेट, तो माइनस का आएगा NFIA, दिख रहा है आपको, आप इसे नोट कर लेना, सेम टू सेम आपके बहुत काम आएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हथियार है NFIA। अगर नेट बाद में आ रहा है, मतलब नेशनल बाद में आ रहा है और डोमेस्टिक बाद पहले आ रहा है, नेशनल और डोमेस्टिक बाद में आ रहा है, तो NFIA प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, इसे बोलते हैं फैक्टर कोस्ट। फैक्टर कोस्ट अगर बाद पहले आ रहा है और बाद में आ रहा है मार्केट प्राइस, तो क्या आएगा, माइनस का NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और अगर मार्केट प्राइस
पहले आ रहा है और बाद में आ रहा है फैक्टर कॉस्ट, तो प्लस का आएगा NIT। इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं, ये काम आएगा, ज़्यादा जगह नहीं घेरेगा। देखो FC पहले आ रहा है और मार्केट प्राइस MP, तो क्या आएगा माइनस का NIT। और अगर MP पहले आ रहा है और बाद में आ रहा है FC, तो प्लस का आएगा NIT। ये चीज़ समझ में आई आपको? ये क्या है, ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, हथियार हैं, ठीक है, यही हमारे हथियार हैं। अब हम चालू करते हैं किताब के प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो हमारे क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल की जो हमारे पास है। ज़रा वेट करिए। तो हमने यहाँ पर देखा, तो पिछले तो मैंने यहाँ तक कर लिया था। तो हम बात करते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिखे हैं, देखिए मैंने एक पेज पे लिख लिए क्वेश्चन, मैंने बुक बंद कर दी है और बुक का कोई रोल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या हथियार हैं, इसे बोलते हैं फॉर्मूला, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इस तरह का चार्ट बना रखा होगा, इस तरह का चार्ट बना रखा होगा। मैं आपसे मान के चल रहा हूँ कि आपने तैयार कर रखा होगा और आप खोल के बैठे होंगे इस वाले को, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम काम करेंगे। देखिए मैं बात करता हूँ इस वाले क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन है, सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है हमें नहीं पता। तो ये क्या है, एग्जाम्पल 20, बहुत छोटा सा है, सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन लिख दिया। इसमें क्या रखा है कि NDP एट FC को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। वो हमें ज्ञात करना है, हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कुछ मदद दे रखी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले की। तो NDP एट FC में निकालना है, तो और वही आई विधि में निकालना होता है, ये आई विधि वाला। देखिए यहाँ पे क्या लिखे, आई विधि द्वारा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन। NDP एट FC, पहला क्या आता है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक हो गया, प्लस ठीक है, इसको बोलते हैं परिचालन अधिशेष। आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने पीछे, 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। और इसे बोलते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसे बोलते हैं स्वनियोजित की मिश्रित आय। मैं इसको सिंपल लिख रहा हूँ, मिश्रित आय, मिश्रित आय, ताकि मेरी जगह बच जाए। स्वनियोजित की मिश्रित आय और मिश्रित आय एक ही होती है। यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले कर्मचारी का पारिश्रमिक दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन देखिए जरा, कर्मचारियों का पारिश्रमिक दे रखा है इसके अंदर, हाँ दे रखा है, कितना, 1000 हो गया। परिचालन अधिशेष दे रखा है, नहीं दे रखा, लेकिन परिचालन अधिशेष के नाम दे रखे हैं। अब देखिए परिचालन अधिशेष में क्या क्या आता है जरा देखिए, परिचालन से लेकर लगान, ब्याज, रॉयल्टी और लाभ आता है, ठीक है। लाभांश भी आता है, लेकिन लाभांश को हम लेते कम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर किराया दे रखा है, किराया कितना है, यहाँ पर मैं करता हूँ किराया प्लस रॉयल्टी प्लस ब्याज प्लस लाभ, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, प्लस अब मिश्रित आय दे रखी है, सीधी दे रखी, नाम दे रखा है, तो मैं इसको 1000 कर लेता हूँ, ये हो गया। अब अमाउंट लिखते हैं, 1000 प्लस हो गया, किराया कितना हमारे पास 400, और रॉयल्टी कितनी है 200, ब्याज कितना है 500, और लाभ कितना है 500, और मिश्रित आय कितनी 1000। ये 3 हो गई। अब इन सारों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे हमें क्या मिलता है ऐड करने मिलता है हमें अमाउंट मिलता है 3600 रुपये, ठीक है। ये मिल गया हमें अमाउंट। ये क्या है, NDP एट FC है, सिंपल। और यही क्या है हमारा, क्या है, आंसर है। ज़्यादा कुछ टफ था, बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और ट्राई मारते हैं। ये देखिए इसी के नीचे एक अगला क्वेश्चन है जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21। देखिए
ये आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या निकालना है, GNP एट MP याद करना, ठीक है, किसके, आय विधि द्वारा, आय विधि द्वारा। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं, फिर उसके बाद कर देंगे NDP एट FC। पहले लिखेंगे कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस परिचालन अधिशेष प्लस, इसे बोलते हैं हम मिश्रित आय। अगर मेरी राइटिंग समझ में ना आया तो मेरी जबान पर थोड़ा ध्यान देना, उस वर्ड को मैं लिखकर तुरंत बोलता भी हूँ, इसलिए मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दे रखा है सामने, कर्मचारी पर सीधा सीधा दे रखा है कितना, 100, ठीक है। अब परिचालन विशेष दे रखा है, देखिए परिचालन विशेष शुद्ध प्रत्यक्ष कर दे रखा है, मूल्य ये नहीं, ठीक है। अब परिचालन अधिशेष के हमारे पास कुछ हिस्से दे रखे हैं, पहला है किराया, ठीक है, दूसरा है ब्याज, ठीक है, और परिचालन अधिशेष के, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, निजी निगम क्षेत्र की बचत भी दे रखी है, एक ये दे रखा है, ठीक है, और लाभांश भी दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, चारों को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, चारों को हम ऐड कर देंगे। हमारे पास क्या है, किराया कितना हमारे पास 1000, ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास, लाभांश कितना है 500। लाभ तो दे नहीं रखा, लाभांश दे रखा है, तो हमें क्या करेंगे, इसे ही हम क्या बोलते हैं, लाभ मानते हैं। हमने कहा था कि अगर लाभांश दे रखा हो तो लाभ नहीं लेंगे, लाभ नहीं दे रखा लाभांश नहीं, एक में से एक चीज़ दे रखी है तो हम इसको ही ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, निजी निगमित क्षेत्र की बचत। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखाई थी, परिचालन विशेष के अंदर ही 4 चीज़ें होती है, लाभांश के अंदर निजी निगम क्षेत्र की बचतें भी होती है, इसमें दे रखा है कुछ, निजी निगम क्षेत्र की बचतें, निगम बचत, ये निजी निगम बचत की इसी के अंदर में आता है, तो इसी का ही हिस्सा हम मानते हैं, इसको बचत बोलते हैं, निजी निगमित क्षेत्र की बचतें। तो इसे क्या करते हैं, 400 ऐड कर देंगे, ये आपको दिख रहा है, हमने 400 किया, ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ब्याज, ब्याज कितना है 200। मिश्रित आय कितनी हमारे पास दे रखी कितनी, 200, ये भी 200 दे रखी है, ठीक है। अब चारों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास, 2400 रुपये। देखिए 1000, 1100, 1600, 2000 और ये क्या है 2400 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, NDP एट FC। हमें क्या निकालना, GNP एट FC, MP निकालना है। अब जरा इसमें जरा ध्यान दीजिए कि हमें करना क्या, जो हमें निकालना है पहले हम उसे कर लेंगे पुट, NGNP एट MP, ठीक है। उसके बाद जो हमने निकाला है NDP एट FC। अब हमारा खेला चालू होता है यहाँ पर। मैं अगली बार देखता हूँ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पेज बना दूंगा ताकि परेशानी ना हो। देखिए खेला हमारे पास क्या है ये, अब जरा देखिए, ये आपको दिख रहा होगा इसके अंदर G और N। G पहला वाला है, सिर्फ पहला वाला, दूसरा वाला तो यहाँ आ जाएगा और तीसरा वाला ये नीचे है वो तो ये वाला आएगा, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पहला क्या है, G और इजिकल टू N, G इजिकल टू N, G इजिकल टू N प्लस का क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है। दूसरा क्या है ND, अब देखो यहाँ पर क्या है, N का है, N पहले आ रहा है बाद में D आ रहा है, इजिकल टू में N इजिकल टू D, N इजिकल टू D, N इजिकल टू D, बीच वाला ध्यान रखें, दोनों के बीच वाले पे करने, प्लस का क्या कर देंगे हम, NFIA कर दिया। अब बात करते हैं MP इजिकल टू FC, MP इजिकल टू FC प्लस में क्या कर देंगे, नेट, NIT, नेट हो गया। अब इसको करते हैं साइड, हमने साइड रख दिया। अब जरा देखिए हमारे पास क्या है, NDP कितने 2400 रुपये प्लस डेप्रिसिएशन को बोलते हैं मूल्य ह्रास, इसमें दे रखा है, ये रखा है, इसे हम बोलते हैं डेप,
ये ध्यान रखना। इसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ये हमारा क्या है, ये है डैप। डैप हो गया, तो इसमें कितना दे रखा है, 400। ये हमारा पास डायरेक्ट मिल गया। NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, NFIA, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। देखो, विदेशों से शुद्ध साधन आय, ये देखें, साधन आय विदेशों से प्राप्त हो रही है, तो इसमें क्या है, -20। तो इसमें कर देंगे हम क्या, माइनस प्लस पे -20, ये हमने कर दिया -20। अब क्या है, प्लस NIT, इसे बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हिंदी में बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ना डायरेक्ट नाम दे रखा है, हाँ देखो, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर डायरेक्ट लिखा है NIT। ये NIT हो गया, और उसके बाद क्या है, इसे बोलते हैं NFIA। ये हमारे पास हो गया। ये क्या है, डैप ये हो गया, NFIA हो गया, NIT हो गया। इसके बाद बोलते हैं 900। एक मिनट रुकना सर, ये चीज़ दिखी आपको, ठीक है, ये होगी 900। अब ये हो गया हमारे पास 900। अब कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2400, 400 और 900, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 2400, 400, 900 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3700। 3700। अब उसके बाद क्या है, माइनस, देखो प्लस और ये क्या है, प्लस ए और ये माइनस, तो इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3700 -20, उसके बाद होता है हमारे पास क्या, ये 3680। ये हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर निकल कर आ गया। तो यहाँ पर क्या 21वां एग्जाम्पल हमारा फिनिश होता है। ठीक है, तो मैं आपको कराता हूँ एक क्वेश्चन और इसी के अंदर ही। इसे बोलते हैं हम 23वां एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 23। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, देखो इसमें निकालना है NNP@FC निकालना है। NNP@FC निकालना है, इसे बोलते हैं हम राष्ट्रीय आय। इसको बोलते हैं हम राष्ट्रीय आय। इसे निकालने आय विधि से, आय विधि से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, NDP@FC। इसे बोलते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस उसके बाद क्या होता है, परिचालन अधिशेष। जब भी आप फॉर्मूला लिखो तो पूरा लिखना, शॉर्ट में बिल्कुल मत लिखना, वरना नंबर काट लेगा टीचर आपकी, फिर मत बोलना मेरे से भाई साहब नंबर काट ली मेरे। ठीक है, इसको बोलते हैं मिश्रित आय। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया ये वाला 23वां। अब इसको जरा देखिए ध्यान से कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले कर्मचारियों का पारिश्रमिक सीधा सीधा दे रखा है हमें क्या, 800 प्लस परिचालन से दे रखा है, नहीं दे रखा, लेकिन इसकी मदद दे रखी 1, 2 और तीसरा है 3 और ये चौथा है 4। इन चारों के निशान लगा लिया। इसमें देखिए किराया कितना हमारे पास 200 प्लस मजदूरी और वेतन, देखा मजदूरी और वेतन नाम दे रखा है कितना 750 प्लस लाभ दे रखा है कितना 300 प्लस उसके बाद क्या है ब्याज दे रखा है हमारे पास 100 ब्रैकेट कर देंगे। उसके बाद क्या मिश्रित आय, ये इसके होंगे सारे, ये वाला इसका हो गया, ये वाले इसके हो गए। अब मिश्रित आय की बात करेंगे। मिश्रित आय दे रखी है हमारे पास, देखो मिश्रित आय दे रखी है। अगर मिश्रित आय नहीं दे रखी है तो कोई उसका नाम नहीं, जीरो पुट कर लेंगे, सिंपल। इन सबको ऐड कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास इसको हम ऐड कर लेते हैं। देखिए ये किराया आ गया 200, ये हो गया 800, 200, 300। हाँ अब देखो यहाँ पर एक गड़बड़ी हुई। अब जरा देखिए मजदूरी और वेतन ये किसका हिस्सा है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। वाली कर्मचारियों का पारिश्रमिक तो हमें दे रखा है सीधा, लेकिन मजदूरी और वेतन ये इसका हिस्सा है। इस वाले को हम नहीं लेंगे क्योंकि क्या है ये इसका हिस्सा है।
इसमें हमें किसको ऐड करना है, सिर्फ परिचालन अधिशेष को। और परिचालन अधिशेष की बात करें तो हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ये देखिए, परिचालन अधिशेष के अंदर आपको कहीं पर भी मजदूरी तथा वेतन नहीं दे रखा। मजदूरी तथा वेतन इसमें दे रखा है कर्मचारी को पारिश्रमिक में, तो हम इसको नहीं लेंगे, इस वाले को इससे वो नहीं लेंगे, तो इसका हमेशा काट दे ये वाला। इसलिए क्या चार्ट बना के रखोगे सामने तो आपको सॉल्यूशन मिलता रहेगा। ठीक है, अब ये क्या है, हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1400 रुपये। ये क्या है, NDP एट FC निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, NDP एट FC, इसको कहते हैं NDP एट FC। ठीक है, सिंपल। अब हमें क्या निकालना है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NDP एट FC। ठीक है, अब खेला खेल लेते भाई साहब फॉर्मूलों का। देखिए, ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें, पहले n है बाद में n है, n और n कुछ है क्या, ND तो है ही नहीं, n और d है। दूसरा बात है n इज इक्वल टू d क्या है, प्लस का NFIA। ठीक है, FC और FC सेम है, तो क्या है इसमें कुछ नहीं रोल नहीं है, सीधा हमें NFI करना है। NFI के विदेशों से शुद्ध साधन आए कितना है, 1400 प्लस NFI कितना डायरेक्ट दे रखा है, ये रहा हमारा NFIA डायरेक्ट दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे माइनस का 20, तो कितना होगा हमारे पास 1380 आ गया। और यही क्या हमारे पास आंसर है, सिंपल सी बात है। अभी आपको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा के दिखाएं, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा इसी के अकॉर्डिंग। अब मैं थोड़ा चार्ट बना लेता हूँ इसके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ आपको, और आप भी बना के रखिए इस चार्ट को।